हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसल 3 के नॉर्म्स के बारे में। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इस थर्ड नॉर्म से पहले बेसल 2 के नॉर्म्स लेकर आया था और उसके अंदर 3 पिलर की अप्रोच दी गई। एक, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो क्या रिड्यूस करेगी, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क। पिलर 2 जो ध्यान रखेगा इसका सुपरवाइजरी रिव्यू, इसका रिव्यू करेगा कि भाई हाँ सब ठीक चल रहा नहीं चल रहा। और थर्ड पिलर, मार्केट का डिसिप्लिन। आप अपने सेंट्रल बैंक को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, अपने क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो। अब ये बेसल 2 के नॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं और इसी के बीच एक और क्राइसिस आ गई, एक और बैंक फेल हो गया। 2008 के अंदर एक और बैंक फेल हो गया, यूएस के अंदर लेमन ब्रदर का बैंक फेल हो गया और फाइनेंशियल सिस्टम की क्राइसिस आ गई। उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी भी बड़ी सारी डूब गई थी, वो पूरा क्राइसिस हुआ। तो इस रिस्पेक्ट में बोला कि अब हमें नॉर्म्स को बढ़ाना पड़ेगा, उसको बेटर करना पड़ेगा। अब बातें क्या बोली गई? देख, बातें तो यही है बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर। कैपिटल की बात करें तो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गए और कैपिटल की बात में थोड़ी सी और बातें बोल दी गई कि हाँ जी, हम कैपिटल की कुछ नॉर्म्स में ट्वीक कर रहे हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, कुछ एडिशनल बातें बोल रहे हैं, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर सुपरवाइजर रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर बोला हाँ सुपरवाइजर रिव्यू होगा, साथ में इसका इवैल्यूएशन भी होगा। फिर मार्केट डिसिप्लिन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, आपको डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर्स के टाइमलाइन दे दिए, वो अपने हर एक बैंक ने अलग अलग, जो भी अगर बात करें, अगर इंडिया का आरबीआई बैंक है तो वो अपने कह रहे हैं कि भी आपको ऐसे ऐसे करके डिस्क्लोज करना है, मार्केट डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। चलो जी, तो पिलर्स तो आपके वही हैं। अब हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाके इसके सर्कुलर को देखो बेसल 3 नॉर्म्स के, तो इंडिया पे वैसे अप्लाई कर चुका है फुल्ली बेसल 3 नॉर्म। अगर आप इसके सर्कुलर को देखोगे तो 324 पेजेस का वो सर्कुलर है। उसको हम, उसके अंदर जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वही हम पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर सेशन में। सर, बात को स्टार्ट किया जाए तो बेसल 3 के नॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस फॉलोइंग 2008 ग्लोबल क्राइसिस टू इंप्रूव बैंकिंग एबिलिटी टू हैंडल एनी शॉक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथन बोथ द ट्रांसपेरेंसी एंड द डिस्क्लोजर। ठीक है जी। तो 2010 के अंदर बेसल 3 के गाइडलाइंस वर रिलीज बाय बीसीबीएस, बैंक बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, द बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम April 1st 2013। इंडिया ने 13 में इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया एंड हैव बीन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड एज ऑन October 1 21। फेज्ड मैनर में इसका एप्लीकेशन हुआ और हमारे 1 अक्टूबर 21 तक इसके पूरे कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स के नॉर्म को अप्लाई कर दिया गया। Banks have to comply with regulatory limits minima as prescribed under Basel III capital regulation on ongoing basis। ठीक है जी। तो पिलर्स तो वही है, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। पिलर 2 कहता है सुपरवाइजरी रिव्यू, साथ साथ एक इवैल्यूएशन का प्रोसेस आ गया। ठीक है जी। आपको अपने आप को असेस भी करना है, इवैल्यूएट भी करना है। पिलर 2 के अंदर सुपरवाइजरी रिव्यू और उसको इवैल्यूएशन भी करते रहो। पिलर 3 के अंदर मार्केट डिसिप्लिन, जो आपको डिस्क्लोजर्स करने हैं। चलो जी। तो पिलर 1 के अंदर हमें पता चल गया कि भाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल थी। अब इसके अंदर क्या नई बातें बोली गई? बैंक शैल मेंटेन अ मिनिमम पिलर 1 कैपिटल। हम सिर्फ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, अब बेसल के लेवल पे बात नहीं कर रहे। तो इन्होंने क्या बोला? हमें पता है कि इंडिया ने स्टैंड कैपिटल रेशियो के अंदर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अंदर 9% कर रखा था। तो यहाँ पर भी वही बात को दोहराया गया। बैंक शैल मेंटेन अ मिनिमम पिलर 1 कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9% ऑन ऑनगोइंग बेसिस अदर देन कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड काउंटर साइक्लिकल बफर। ये बात सर समझना, ये बात करेंगे। ये नई कैपिटल डाल दी गई कि आपके पास थोड़ी सी कंजर्वेशन बफर, थोड़ा बफर होना चाहिए। दो बफर यहाँ पे डाल दिए गए इस 9% के अलावा। करेंगे बात इसके बारे में, हाँ भाई पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो यहाँ पर बात बोली गई, ठीक है जी, आपको ये 9% तो मेंटेन करना है, बट इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये 9% में हम अच्छी वाली कैपिटल ज्यादा रखना चाहते हैं, जो थोड़ी सी कम, मतलब जो थोड़ी सी रिस्की कैपिटल है उसका परसेंटेज इस 9% के अंदर कम करना चाहते हैं। पढ़ते हैं जी क्या बोला। अ बैंक शुड कंप्यूट बेसल 3 कैपिटल रेशियो इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट, कॉमन इक्विटी टीयर 1। कॉमन इक्विटी टीयर 1 का बोला, एक कॉमन इक्विटी टीयर 1 होगी, फिर टीयर 1 कैपिटल होगी, मतलब जिसके अंदर कॉमन इक्विटी वाले बात होगी और एडिशनल कोई टीयर 1 की कैपिटल होगी ना। एक को तो बोल दे कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, फिर टीयर 1 की टोटल कैपिटल, तो मतलब कुछ और भी इंक्लूडेड होगा इस कॉमन इक्विटी के अलावा, उसको हम एडिशनल टीयर 1 कैपिटल बोलेंगे। और साथ में टोटल कैपिटल CRAR, ये तो पता है ना, टोटल टोटल रेशियो ये कितनी होनी चाहिए?
9% अभी हम पढ़कर आए। अच्छा, तो फिर ये कॉमन इक्विटी टीयर 1 कितनी होनी चाहिए, टीयर 1 कितनी होनी चाहिए, और टोटल कैपिटल के अंदर तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों आती है। तो यहाँ पर कैपिटल में इतनी सारी बातें आ गई। सर बातें समझा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल में क्या है, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, जो आप पहले पढ़कर आ रहे हो वही है। बस यहाँ पर टीयर 1 की कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कॉमन इक्विटी टीयर 1 स्ट्रॉन्ग कैपिटल, इक्विटी रिलेटेड कैपिटल, और साथ में एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। हाँ जी, ये भी कैपिटल तो है टीयर 1 की, अच्छी कैपिटल है, बट इक्विटी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात समझते हैं। और फिर हमारी टीयर 2 की कैपिटल, ठीक है, जिसके अंदर हमारे डेट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं। सबऑर्डिनेट डेट पढ़कर आए थे ना। चलो जी, अब लिमिट्स क्या लगाइए इसके ऊपर, पढ़ते हैं। एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, इट हैज डिसाइडेड दैट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंडिया के रिस्पेक्ट में ऑपरेटिंग इन इंडिया शैल मेंटेन अ मिनिमम टोटल कैपिटल ऑफ 9%। सर याद है, हमें बचपन से याद है, ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट। सर हमें रिस्क वेटेड एसेट भी पता क्या होता है, ठीक है, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, CRAR, या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दिस विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। यहाँ पे बात को डिवाइड कर दिया गया। आपको इस 9% की कैपिटल में कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल को एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए 5.5%, 5.5%, 5.5% होनी चाहिए। याद हो जाएगा। हाँ सर, रट्टे मारने में हम तेज है। ये क्या कवर करेगी, आपकी क्रेडिट रिस्क को, मार्केट रिस्क को, ऑपरेशनल रिस्क को ऑन ऑनगोइंग बेसिस। ठीक है जी। सर 5.59% में निकालो, बात समझ में आती है। बाकी का कैपिटल, तो बोला कि आपकी टीयर 1 की कैपिटल 7% होनी चाहिए है। टीयर 1 की कैपिटल, हमारी टोटल कैपिटल होनी चाहिए 9%, उसमें टीयर 1 की कैपिटल होनी चाहिए 7%। उस 7% में से, टीयर 1 की कैपिटल में से 7% में से कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल होनी चाहिए कितनी, 5.5%। तो मतलब यहां से क्या बात निकल कर आई, 7% की टीयर 1 की कैपिटल में से कॉमन इक्विटी वैल्यू होगी 5.5, तो मतलब 1.5 एडिशनल टीयर 1 कैपिटल होगी। ठीक है। अच्छा, टोटल कैपिटल है 9% की, टीयर 1 की कैपिटल है 7% की, तो टीयर 2 की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2%। वही तो बात है। चलो जी, टीयर 1 कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट 7% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट ऑन ऑनगोइंग बेसिस। Thus, within the minimum tier 1 capital requirement, additional tier 1 capital can be admitted maximum at 1.5% cap, 1.5%। मतलब 7% की रिक्वायरमेंट में जो एडिशनल टीयर 1 घुस सकता है, टीयर 1 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट में जो एडिशनल टीयर 1 घुस सकता है, वो कितना है, 1.5% मैक्सिमम, और बाकी का 5.5 कॉमन इक्विटी। ठीक है। तो टोटल कैपिटल टीयर 1 प्लस टीयर 2 कितना होना चाहिए, must be at least 9% of RWAs on the ongoing basis. Thus, within the minimum CRR, अब 9% की बात करें, 9% की CRR के अंदर क्या हो गया, 7% टीयर 1 हो गया, तो 2% हो सकता है ना मैक्सिमम, क्या, टीयर 2 की कैपिटल। टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट 9% में से आपका मैक्सिमम टीयर 2 कैपिटल सिर्फ 2% हो सकता है, क्योंकि टीयर 1 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 7%। ठीक है। दस, विद इन द मिनिमम CRAR ऑफ 9%, टीयर 2 कैपिटल जो एडमिट करेंगे वो अप टू 2% ही होगी। ठीक है जी, बात समझ आती है। बात को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। इफ अ बैंक हैज कंप्लाइड विद द मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर, 5.5% की बात मान ली गई है, एंड टीयर 1 कैपिटल रेशियो, और जो टीयर 1 की कैपिटल रेशियो है कितनी है, 7%। सर 7 वो भी मान ली गई है, then the access of additional tier 1 capital can be admitted for compliance with the minimum CRAR of 9%। अब यहां पर बोला कि आपने क्या कहते हैं 7% 80 टीयर 1 की कैपिटल मान ली, उसमें कॉमन इक्विटी टीयर आपकी 5.1 है। अगर आपके पास इसमें मतलब 1.5% एडिशनल टीयर 1 होगी ना, अब बोला इन्होंने कि अगर एक्चुअल में आपके पास एडिशनल टीयर 1 कैपिटल ज्यादा है, मान ले 2% है, 1.5% यहाँ पे एडमिट होगी, तो आप 0.5% की कैपिटल को जो बचा उसको 9% की टोटल CRAR की कैपिटल में मान सकते हैं। बात समझ की लॉजिक है जी। ठीक है। अगली बात, इन एडिशन टू मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल ऑफ 5.5% ऑफ RWA, बैंक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन। यहां पर एक एडिशनल बात बोल दी गई, आपकी टीयर 1 की कैपिटल 5.5% है,
बट हम टीयर 1 की कैपिटल, कॉमन इक्विटी टीयर 1 की, आपकी 5.5% वाली जो अच्छी कैपिटल है, हम उसको बढ़ा रहे हैं, तभी तो रिस्क कम होगा। उस अच्छी कैपिटल को बढ़ा दिया गया। क्या बोला कि आपको बैंक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर। याद करेंगे जी, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर बोला गया कि हमें कौन सी कैपिटल चाहिए इस बफर के अंदर, कॉमन इक्विटी टीयर 1 बेस्ट कैपिटल चाहिए। और कितने परसेंट में चाहिए, 2.5%, 2.5% ऑफ आरडब्ल्यू इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। ओए होए होए, आपकी 9% की बात अलग चल रही है, 7% की बात अलग चल रही है, 5.5%, वो सारी बातें अलग, 9% का हमें पता है कि सीआरआर चाहिए। उसके अलावा आपको कैपिटल कंजर्वेशन बफर बनाना है जो 2.5% होगा, किसका, रिस्क वेटेड एसेट का। और ये 2.5% होनी कौन सी कैपिटल चाहिए, जो कॉमन इक्विटी टीयर 1 बेस्ट कैपिटल। सर बात थोड़ी सी और क्लैरिफाई कर दो, ये देखो, बात को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। हमें पता है जी मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर कैपिटल है 5.5। ये कंजर्वेशन बफर है ना, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इसको छोड़ो अभी, ये तो बाद में बात आई है, ठीक है, इसको छोड़ो। इसके बाद एडिशनल टीयर 1 कैपिटल कितनी होगी, 1.5, इन दोनों को ऐड करेंगे 7%। हमारी टीयर 1 की कैपिटल आ गई, हमारी टीयर 1 की कैपिटल आ गई 7%। इतना ही बोला था, हमारी टीयर 1 की कैपिटल आ गई 7%। फिर टीयर 2 की कैपिटल आ गई हमारी 2%। और जो मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 9% निकल कर आ गई। अब अलग से बोला कि आपके पास 2.5% की कॉमन इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए, जिसको हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर बोलेंगे। तो अगर देखें, अगर कॉमन कैपिटल, ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर बना लिया गया है, तो आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी कैपिटल रखने की, 9% प्लस 2.5%, 11.5%। आई होप ये क्लियर है। ठीक है जी। अब सर, ये आपने इतनी सारी कैपिटल की बात करी, थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो कैपिटल के बारे में, कौन सी बेस्ट कैपिटल है, जो कौन सी थोड़ी सी नीचे लेवल की कैपिटल है। चलो जी, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, टॉप लेवल की कैपिटल है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैंने एडवांस लेवल की बातें लिख दी है, सारी बातें नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है उतनी लिख दिया। चलो, कॉमन शेयर तो आएंगे आएंगे, जो कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं, वो पैसा तो बढ़िया कैपिटल कोई वापस थोड़ा ना मांग रहा है। शेयर जो होते हैं इक्विटी, वो रिडीम होती है, नहीं होती, पैसा नहीं मिलेगा वापस, बिजनेस में लग गया, अगर कोई लॉस हो गया तो हम इधर से कवर कर लेंगे। स्टॉक के सरप्लस, कोई भी प्रीमियम आपने लिया है इस पर्टिकुलर कैपिटल को रेस करने के लिए, इक्विटी शेयर को रेस करने के लिए अगर आपने प्रीमियम लिया है, कोई रिजर्व्स बना रखे हैं, कैपिटल रिजर्व है, अदर डिस्क्लोज रिजर्व है, आपके प्रॉफिट्स है, बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट्स है तो कंपनी के पास ही पैसा है ना, बैंक के पास ही पैसा है, जिस मर्जी तरीके से वो यूज करे। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक अलग लेवल की बात है, इस पर्टिकुलर कैपिटल के अंदर रीवैल्यूएशन के रिजर्व की एंट्री होगी। सर रीवैल्यूएशन रिजर्व तो झूठा रिजर्व है। अब यहाँ पर कुछ सर्टेनिटी के साथ बोला गया, ठीक है, आपने रीवैल्यू करा और उसका एक अच्छा बेस है रीवैल्यू का, जो रीवैल्यूएशन करा वो एकदम सही लेवल की रीवैल्यूएशन है, इसका मतलब पैसा है इसके अंदर। पढ़ते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व अराइजिंग आउट ऑफ चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ बैंक प्रॉपर्टी कॉन्सिक्वेंट अपॉन इट्स रिवैल्यूएशन। बैंक की जो प्रॉपर्टी उसका रीवैल्यूएशन करा गया और हाँ भी प्राइसेस बढ़ गए एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक, बी रेकन फॉर CET1 कॉमन इक्विटी टीयर 1। ये एक्चुअल में प्राइसेस बढ़ गए, ये है हमारे पास, प्रॉफिट्स हो गए, रीवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट्स हो गए, तो बोला कि इसको हम मान लेंगे कि आपकी कैपिटल है कॉमन इक्विटी। क्यों मान लेंगे यार, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी तो फुलफिल करनी है ना 5.5% की, तो ठीक है जी, एक तरह का रिजर्व है ये। तो एट अ डिस्काउंट, बट उसके ऊपर डिस्काउंट लगा दिया 55% का। अगर आप मान लो, अगर आपकी क्या कहते हैं 100 रुपीज का रिवैल्यूएशन रिजर्व आया, तो इसका 55% डिस्काउंट कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, और 45 को ही कंसिडर किया जाएगा, किसके लिए, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल के लिए। समझ में आती है बात, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व 100 का था, उसको डिस्काउंट कर दिया 55% से, और 45 को ही कॉमन इक्विटी टीयर 1 की कैलकुलेशन में लेके गए। ठीक है जी, ओके जी। एडिशनल टीयर 1 कैपिटल के बारे में बात करेंगे। एडिशनल टीयर 1 में क्या बोला गया, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल व्हेन कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसके बारे में हम पढ़ के आ चुके, डिटेल में नहीं जा रहे, पैसा वापस नहीं होने वाला, डिविडेंड नहीं दिए तो नहीं दिए, तो बोला ये कैपिटल तो टीयर 1 की है, बट ये एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है, उतनी बढ़िया नहीं जितनी हमारी कॉमन इक्विटी, इक्विटी वाली छोड़ना है, तो प्रेफरेंस वाले आगे, इक्विटी वाले नहीं है ये। ठीक है जी, इक्विटी का पैसा नहीं है, ओनर्स का पैसा नहीं है, ये अलग प्रेफरेंस शेयर दूसरे टाइप के ओनर्स है। ठीक है जी, तो आपने प्रेफरेंस शेयर जो रेस करे, परपेचुअल
नॉन क्यूमुलेटिव, कभी रिडीम नहीं होने वाले। अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो वो क्यूमुलेट नहीं होगा, ठीक है जी, नॉन क्यूमुलेटिव है। ऐसे ही अगर आपने इसके ऊपर कोई प्रीमियम लिया तो उसको भी हम क्या करेंगे, एडिशनल टीयर 1 की कैपिटल। और कोई डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये परपेचुअल डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है। अब आप गूगल करेंगे AT1 बॉन्ड्स के बारे में, जो AT1 बॉन्ड्स का नाम निकल के आया वो यहीं से निकल कर आया है। AT1 बॉन्ड्स का मतलब है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड। और 81 बॉन्ड्स क्या होंगे, वो होंगे परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। जाके गूगल करो, चेक करो, 81 बॉन्ड लिख देना, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा होगा कि भाई परपेचुअल होते हैं, ठीक है जी। तो आपने अगर सुने होंगे 81 बॉन्ड्स तो क्लैरिटी थोड़ी सी अब ज्यादा आएगी। ओके सर, हमारे 81 बॉन्ड्स में हमें समझ में आ गए। ओके, अब बात करेंगे टीयर 2 के कैपिटल की। जो इसके अलावा कैपिटल बचे कौन कौन से आएंगे, जनरल प्रोविजंस एंड लॉसेस के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, ठीक है, कैपिटल तो है बट उतनी सॉलिड कैपिटल नहीं है। डेट की कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो परपेचुअल हो चाहे ना हो, बट उसके अंदर क्या हो, क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव वाले हो। तो यहाँ पर परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को टीयर 2 की कैपिटल बोला। हाँ जी, परपेचुअल तो है बट उनको डिविडेंड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को टीयर 2 की कैपिटल बोला गया। पैसा वापस देने वाले हैं, बट अगर आपने डिविडेंड्स नहीं दिए तो ये नहीं मानेंगे, मांगेंगे आपसे, कोई इनके पास राइट नहीं है। तो रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को टीयर 2 की कैपिटल में एलिजिबल रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई प्रोविजंस है जो सेट असाइड कर रखे हैं, और वो यूज कर सकते हैं, हाँ भी कैपिटल के इक्विवेलेंट है। इस प्रोविजन की एप्लीकेशन हमें दिख नहीं रही ज्यादा। Provisions ascribed to identify deterioration of a particular asset or loan liability, whether individual or group, should be excluded. Oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. इसको आप एक्सक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है जी। अगर कोई ऐसे रिजर्व है जिसका कोई पेमेंट होती हुई नहीं दिख रही, आपने रिजर्व सेट असाइड कर दिया बट उसको दिख नहीं रहा कि उसका एप्लीकेशन होगा, तो उसको हम कैपिटल में लेके जाएंगे, ठीक है जी। ओके जी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम टीयर 2 की कैपिटल में लेके जाएंगे। अगर रिडीमेबल भी है बट नॉन क्यूमुलेटिव है तो उसके अंदर वो टीयर 2 कैपिटल को वो करेगा, क्या कहते हैं, क्वालिफाई। रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसको भी लेकर आ गए कि अगर आपके रिडीमेबल भी है, प्रेफरेंस शेयर है, तो वो टीयर 2 की कैपिटल में वैसे आ जाएंगे, ठीक है जी। स्टॉक सरप्लस, इस पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर के रिस्पेक्ट में अगर आपने कोई क्या मांग रखा है, कोई प्रीमियम इश्यू कर रखे, प्रीमियम मांग रखा है इसके ऊपर, तो वो भी इस पर्टिकुलर टीयर 2 कैपिटल में आ जाएंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिजर्व एट अ डिस्काउंट ऑफ 55%। ओके जी, ओके जी। बात करेंगे कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क। ये क्या आ गया, कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क क्या आ गया, अंडर द स्टैंडर्डाइज। अब हम क्रेडिट रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, हमारे जो भी असेट्स होंगे, जो भी लोन दे रखे होंगे, वो कितने सॉलिड है, वो हमें पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे। कोई क्रेडिट रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। अंडर द स्टैंडर्डाइज अप्रोच, द रेटिंग असाइंड बाय एलिजिबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एक काम दिया गया कि आप असाइन करो भाई कौन सा पर्टिकुलर लोन है, कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर में लोन है, वो ठीक है कि खराब है, आप रेटिंग दोगे उस हिसाब से, क्या कहते हैं, अगर आपने रेटिंग दे दी तो वो मान के उस हिसाब से रिस्क वेटेड निकाल देंगे। तो कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग कंपनीज को इस काम के लिए नोटिफाई कर रखा है आरबीआई ने, ठीक है। लार्ज स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर ये क्रेडिट रेटिंग के काम से चल रहा है कि हाँ बताओ कितना क्रेडिट रिस्क है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड द एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दैट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अंडर द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क। बैंक शैल रिलाई अपॉन द रेटिंग्स असाइंड। जो भी एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग ने रेटिंग्स दी है उसको मानते हुए आपको काम करना है। चूजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर असाइनिंग रिस्क वेटेज। आपके जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो बता देगी कितना रिस्क वेटेज है, ठीक है जी। रिस्क वेट दे देगी, हाँ भी ये कितना, इस पर्टिकुलर जो आपने एडवांस दे रखा है, जो पर्टिकुलर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कितनी रिस्की है, वो खुद वेटेज दे देंगी। तो आपको वो मान के आपके कैपिटल को असाइड करना, सेट असाइड करना है, ठीक है। फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस एज पर द मैपिंग फर्निश्ड इन दीज गाइडलाइंस। चलो जी, इसके बारे में थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन दी गई, बात को पढ़ते हैं। अगर आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई आपने पैसा दे रखा है तो उसके अंदर बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के केस के अंदर जीरो रिस्क, जीरो रिस्क बोथ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड क्लेम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको पैसा लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो दैट विल अट्रैक्ट जीरो रिस्क वेट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जितना भी पैसा आपने गवर्नमेंट को दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में
आपको कोई कैपिटल मेंटेन ही नहीं करनी, क्योंकि ये वाला पैसा जरूर वापस मिलेगा ही मिलेगा। जीरो रिस्क का रिवेट का मतलब तो यही ना, जीरो रिस्क है। तो इसके अगेंस्ट जो भी रिक्वायरमेंट थी 5.5, 1.5, 7, 9 कुछ मेंटेन नहीं करना। बैंक क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमें सारा पैसा दे दो, कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स विल अट्रैक्ट जीरो रिस्क वेट। ठीक है जी। ऐसे अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें, अगर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट लोन दे रखा है, क्रेडिट दे रखा है, तो उस केस में जीरो वेट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी के क्लेम्स है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स है, वो आपको क्या कहते हैं लेने हैं, तो उसके ऊपर तो थोड़ा सा रिस्क लगाया गया कि आपको 20% का रिस्क वेटेज होगा। ऐसे ही हर एक सेक्टर के रिस्पेक्ट में अलग अलग वेटेज बोले गए। सिमिलरली डिफरेंट रिस्क वेट एज पर द रेटिंग असाइंड इज प्रिस्क्राइब फॉर। किसके लिए बोल, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट्स की, अगर आपने पैसा दे रखा है जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें 100% रिस्क है, वो क्या पता पैसा मिले ना मिले। ऐसी प्राइमरी डीलर्स के ऊपर, अगर आपका इंटर बैंक कुछ है तो उसके ऊपर कोई रिस्क वेट दिया गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में गवर्नमेंट का शेयर है, उसके ऊपर क्या रिस्क वेट है वो दिया गया। फॉरेन की सॉवरेंस, फॉरेन के बैंक का, उसके ऊपर अगर आपका कोई पैसा आपने दे रखा है तो उस पर क्या रिस्क वेट है उसको बताया गया। तो ये सारे के सारे रिस्क वेट बड़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड करके बता दिए गए। तो ये सारी कैटेगरीज में जाने का कोई सेंस नहीं बनता। इसके अंदर भी बड़ी सारी कैटेगरीज बनाई गई। आप सारे के सारे वेट थोड़ा नहीं याद कर सकते कि कितना वेट देना, कितना एक पर्टिकुलर उसको वेट देंगे हम। ठीक है जी, बात समझ में आती है। ठीक है, हमें आइडिया समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं सर्कुलर के अंदर, गाइडलाइन के अंदर बता दिया गया कि कितना रिस्क वेट कितना है पर्टिकुलर पीएससी के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, प्राइमरी डीलर्स के ऊपर, कॉर्पोरेट के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर। ठीक है। अब पिलर 1 की बात हमको थोड़ी बहुत समझ में आई, इक्विटी के बारे में जो जो उन्होंने बोला। एक नई बात बोली थी कंजर्वेशन बफर के बारे में, और क्या कहते हैं कॉमन इक्विटी टीयर बना दिया था, एक एडिशनल टीयर बना दिया, और जो हमारा नॉर्मल कैपिटल एडिक्वेसी था उसको 9% पे रखा गया। अब हमारा है पिलर 2, जिसमें बात करेगी सुपरवाइजरी रिव्यू। सर रिव्यू तो पहले भी हो रहा था, यहाँ पर एक वर्ड को ऐड कर दिया, इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए उन्होंने बोला पहली बात कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। Banks are required to have a board approved policy on internal capital adequacy assessment process। इवैल्यूएशन की बात को यहाँ पे लिख, हर एक बैंक के पास ये पॉलिसी होगी बोर्ड के अप्रूव द्वारा कि इंटरनली वो क्या मतलब उनके प्रोसेसेस है जिससे वो असेस करते हैं कि हाँ भाई जो कैपिटल बोली गई है वो ओके है। इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस आपके बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना जरूरी है टू असेस द कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर आईसीएएपी। ठीक है जी, आई कैप होगा ना इसका मतलब इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, ये लिखित डॉक्यूमेंट होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरवाइजरी रिव्यू is to ensure that the banks have adequate capital to support all risk in their business, as also to encourage them to develop एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट। हमें पता है सुपरविजन का क्या पर्पस है, ठीक है, रिस्क को मिटिगेट करना। द बेजल कमेटी ऑल्सो ले फाउंडेशन ऑफ द फॉलोइंग की प्रिंसिपल। अब सुपरविजन के रिस्पेक्ट में चार बातें अलग से बोली गई, ये प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। बैंक शुड हैव अ प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी। पहले असेस करना है कि भाई आपको कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है इन रिलेशन टू देयर रिस्क। रिस्क हमें पता है कौन से, क्रेडिट, ऑपरेशनल, मार्केट प्रोफाइल और स्ट्रैटेजी फॉर मेंटेनिंग देयर कैपिटल लेवल। पहले आपको असेस करना है। प्रिंसिपल 2, सुपरवाइजरी सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवैल्यूएट बैंक इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट्स। जो भी मतलब उसके प्रोसेसेस डाले गए असेसमेंट करने के लिए उसको चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, as well as their ability to monitor and ensure that compliance with regulatory capital ratio। सुपरवाइजरी का काम है जो इंटरनल इनके डॉक्यूमेंट्स है, इंटरनल जो कैपिटल असेसमेंट प्रोसेस बना है उसको फॉलो कर रहे हैं, और साथ में जो रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, रेगुलेटरी कैपिटल रेशियोज है, उनको माना जा रहा है। ठीक है। सुपरवाइजर शुड टेक अप्रोप्रिएट सुपरविजन एक्शन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनको लग रहा है भाई कुछ गलत हो रहा है, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वो अपने एक्शन ले सकते हैं। प्रिंसिपल 3, सुपरवाइजर शुड एक्सपेक्ट बैंक टू ऑपरेट अबव मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो। जो मिनिमम दे दिया गया, सुपरवाइजर्स का काम है कि उससे बेटर ही काम करे, ये नहीं कि जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतने पे ही चलते रहे। तो सुपरवाइजरी का काम है मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल से ऊपर वो काम करे। ठीक है। प्रिंसिपल 4, वो इंटरवीन करेगा जहां पे उसको लगेगा कि कुछ गलत हो सकता है। सुपरवाइजर शुड सीक टू इंटरवीन एट एन अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट कैपिटल from falling below the minimum level required to support risk characteristic of a particular bank and should require rapid remedial action।
फटाफट करेंगे जी। अगर आपकी कैपिटल गिरने वाले, कैपिटल की रिक्वायरमेंट मेट नहीं हो रही तो क्या करेंगे? हाँ जी, बुलाओ। क्या कहते हैं, हमें एडिशनल शेयर्स को इश्यू करना पड़ेगा। अभी बैंक क्या पता बैंक के अंदर लिक्विडिटी का क्रंच है। अगर कोई लोग अगर बाहर, अगर हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव को देखें तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में सुपरवाइजरी बोलेगा हाँ भाई फटाफट कैपिटल का हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, वो एक्शन लेगा। ठीक है जी। अब पिलर हमारा थर्ड आता है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर सेंट्रल बैंक और पब्लिक को। द पर्पस ऑफ मार्केट डिसिप्लिन इज टू कॉम्प्लीमेंट द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। दोनों प्रोसेस को, जो हमारे दोनों प्लेयर है उसको सपोर्ट करना है। द एम इज टू एनकरेज मार्केट डिसिप्लिन बाय डेवलपिंग अ सेट ऑफ डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट which will allow market participant to assess the key pieces of information on the scope of application, capital risk exposure वगैरह सबको देखते हुए कि हाँ भाई आप सारा का सारा डिस्क्लोजर कर रहे नहीं कर रहे। तो आरबीआई ने हमारे बैंक्स के रिस्पेक्ट में बोला, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक पिलर 3 डिस्क्लोजर एटलीस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे। आपको सारे के सारे ऊपर के जो वो है ना, क्या कहते हैं, पिलर 3 बोल रहा है हमारे को, आप बताओ कैपिटल रिस्क, क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस वगैरह हर चीज के बारे में आप सारे के सारे डिस्क्लोजर्स देंगे हाफ ईयरली। बट कुछ चीजों के रिस्पेक्ट में आपको क्वार्टरली डिस्क्लोजर देना है। अगर मैं बात करूं तो अपने उन्होंने टेबल बनाया, इस टेबल में आपको डिस्क्लोजर देना। आरबीआई ने टेबल बनाया DF2 DF3 DF4, ऐसे अगर आप जाओगे तो DF11 12 13 बड़े सारे डिस्क्लोजर्स माने गए। बट इन डिस्क्लोजर्स के लिए बोला ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है, कैपिटल एडिक्वेसी, क्रेडिट रिस्क का जनरल डिस्क्लोजर, क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू स्टैंडर्डाइज अप्रोच। जो स्टैंडर्डाइज अप्रोच को फॉलो करके आप पोर्टफोलियो के अंदर क्रेडिट रिस्क निकाल रहे हो। अगर जनरल डिस्क्लोजर फॉर ऑल बैंक का अगर क्रेडिट रिस्क है तो इनके रिस्पेक्ट में आपको क्वार्टरली क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन देनी है। इन बातों के रिस्पेक्ट में द डिस्क्लोजर इंडिकेटेड एज अबव विल बी मेड एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस बाय बैंक। एक बार आपको करना है क्वार्टरली, हर क्वार्टर में आपको ये वाली हर इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है जी। तो ये 3 पिलर वाली बात कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर बात आई थोड़ी सी एडिशनल। ये पिलर वाली बात कंप्लीट है, 3 पिलर वाली बात कंप्लीट होगी जो बेसल 2 में बोली गई थी, उसको थोड़ा सा बेटर करके रिफाइन करके बता दिया गया। अब साथ में आई कैपिटल कंजर्वेशन बफर फ्रेमवर्क के बारे में। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको क्यों ये फॉलो करना चाहिए? तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज डिजाइन टू इंश्योर दैट बैंक बिल्डअप बफर कैपिटल। आप कैपिटल इकट्ठा करो कब? नॉर्मल टाइम्स के अंदर आपका बिजनेस सही चल रहा है तो जो कैपिटल है, पैसा आ रहा है तो थोड़ा सा सेट असाइड करो ना, विच कैन बी ड्रॉन। ये पैसा जो आप सेट असाइड करोगे इसको ड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो एज लॉसेस आर इंकर्ड ड्यूरिंग द स्ट्रेस्ड पीरियड। अगर आपको दिक्कत, स्ट्रेस में जाते हो तो इस कैपिटल कंजर्वेशन बफर को यूज करके अपने लॉसेस को आप सेट ऑफ करो। The requirement is based on simple capital conservation rule designed to avoid breaches of minimum capital requirement। ये बनाया इसलिए गया है कि जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 9% की, वो ब्रीच ना हो। ये एक बफर बनाया गया, अगर कभी दिक्कत आएगी तो इस बफर से ले जाएगा, हम कैपिटल को 9% से कम नहीं होने देंगे। ठीक है। फ्रेमवर्क क्या, और इस कैपिटल के अंदर कंजर्वेशन बफर में जो कैपिटल बोली जी, इसको लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए आपने बनाया ना, तो लॉजिक यही बनता है कि ये लॉसेस को एब्जॉर्ब करेगी तो ये ओनर्स का पैसा होना चाहिए, इसीलिए इसको कॉमन इक्विटी टीयर 1 रखा गया। लॉजिक समझ, इसको क्यों कॉमन इक्विटी टीयर 1 रखा? क्योंकि इसको लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया। तो जो पैसा लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है वो सिर्फ ओनर्स का ही होता है। अब मेरी बात सुनो, क्या परपेचुअल डेट वालों को बोलोगे कि हाँ डेट खत्म होगी जी, खत्म होगी, आपका पैसा खत्म हो गया कंजर्वेशन बफर से, क्या आरबीआई मानेगा? जी कंजर्वेशन बफर है ये ओनर्स का पैसा यूज होगा। ठीक है। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ 2.5% कंप्राइज्ड ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1। लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 क्यों बोला गया। एंड अबव द रेगुलेटरी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 9%। 9% की बात अलग है, वो हो गई, ऊपर की बात चल रही है 2.5% एक्स्ट्रा बना लो कॉमन इक्विटी टीयर 1 का। अगर आपने नहीं करा, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स विल बी इम्पोज्ड ऑन बैंक। पैसा बाहर नहीं निकाल पाओगे, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, बायबैक नहीं कर पाओगे, डिविडेंड्स नहीं बांट पाओगे। अगर आपने इस बफर को नहीं बनाया होगा तो हम कॉन्स्ट्रेंट लगा देंगे आपके ऊपर। आपका बफर नहीं है तो आप पे कॉन्स्ट्रेंट लगेगा भी, आप पैसा नहीं बांट सकते। पैसा बांट सकते तो थोड़ा थोड़ा बांट सकते हो, सारा नहीं बांट सकते, ऐसी ऐसी बातें लगा दी। तो क्या बोला, अगर कॉमन इक्विटी किस रेंज में है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल 5.5 से लेके 6.125% है। सर 5.5% ही तो बोला था, बट हमें तो ये 2.5% और भी तो बनाना है। तो अगर आपकी इस रेंज है कॉमन इक्विटी टीयर 1
5.5 तो होना ही नहीं चाहिए, इससे ऊपर की बात चल रही है अब। तो 5.5 से लेके 6.125 तक हो, तो आप मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग, जितनी भी आपकी अर्निंग्स हुई है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पर बोल दिया आप पैसा बाहर, जितना भी पैसा आपको हुआ है उस 100% पैसे को आप कहाँ पे डालोगे, आप पैसे को रिटेन करोगे कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल के बफर को बिल्ड करने के लिए, पैसा नहीं आप निकाल सकते। ठीक है, अगर आपकी कॉमन इक्विटी टियर 1 की कैपिटल कितनी है 6.125% से लेके 6.75% तक, तो उस केस के अंदर आपकी 80% जो अर्निंग्स है उसको रोक लिया जाएगा। मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो, कन्वर्जन रेशियो क्या बोला, आपको 80% जो प्रॉफिट हुए उसको नहीं बांटने देंगे, तो 20% आप बांट सकते हो। ऐसे अगर आप 8% से ऊपर चले गए, 5.5% और 2.5% कितना होता है 8%, तो मतलब आपने सारी बातें मान ली, 8% कैपिटल बफर 2.5% बना दिया, तो उस केस के अंदर कोई भी प्रॉफिट्स को रोकने की बात नहीं बोल रहे, बांटो बांटो, तो उस केस में 0% आपको सेटिसाइड करना है, तब आप अर्निंग्स बांट सकते हो। लॉजिक समझ में आता है? ठीक है सर, हमें लॉजिक समझ में आता है। चलो जी, कैपिटल के बारे में यहाँ पर कुछ एक दो और फ्रेमवर्क दिए गए जी। एक लेवरेज रेशियो का फ्रेमवर्क आया सर, हम लेवरेज रेशियो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। लेवरेज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में कि उसके पास खुद का कितना पैसा है और उस पैसे के कितने टाइम्स उसके पास लोन है, कितने टाइम्स उसके पास लोन है। अब लेवरेज रेशियो के अंदर बड़ी सारी रेशियो आती है, डेट इक्विटी रेशियो वगैरह बड़ी सारी रेशियोज आती है ना, तो उस रिस्पेक्ट में अब रेशियो एक फाइनेंस का पार्ट है, मतलब इसको ट्वीक करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पर लेवरेज रेशियो का फ्रेमवर्क बेजल ने दिया, वो कह रहा है हमारे लिए, बैंक्स के लिए जो हम बता रहे हैं उनके लिए लेवरेज रेशियो क्या है, तो उन्होंने बोला हम इसको मेजर करेंगे, एक पर्टिकुलर बैंक के लेवरेज को मेजर करेंगे कि उसका कैपिटल कितना है उसके एक्सपोजर से। यही तो ऊपर भी एक तरह का हो रहा था, ऊपर हम क्या देख रहे थे, कैपिटल कैपिटल रेशियो देख रहे थे ना कि कितनी कैपिटल है, और नीचे रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं। यहाँ पर बोला हम लेवरेज को थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे, यहाँ पर भी वही बात चल रही है, बट इसमें जो बातें कंपेयर की जाएंगी वो डिफरेंट है। कितना कैपिटल है आपके पास, टीयर 1 का कैपिटल बोला गया, और साथ में बोला इस कैपिटल के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कितने एक्सपोजर है, रिस्क विस्क नहीं, कितना एक्सपोजर है, कितना पैसा आपने बांट रखा है, कितना आपके पास एक्सपोजर है, कितना आपको देना पड़ सकता है, कितना आपका पैसा डूब सकता है। द लेवरेज रेशियो इज कैलिब्रेटेड, तो समझ में आता है भाई, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में लेवरेज रेशियो का मतलब अलग है और बेसल के अंदर अपनी अलग डेफिनेशन भी। द लेवरेज रेशियो इज कैलिब्रेटेड टू एक्ट एज अ क्रेडिबल सप्लीमेंट्री मेजर, ये सप्लीमेंट्री मेजर है टू द रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेसल 3 ने लेवरेज रेशियो के बारे में बोला कि इसमें आपको कैपिटल मेजर को न्यूमरेटर में रखना है। अगर कैपिटल कितनी है, मान लेते हैं कितना, कैपिटल आपका 4 डिवाइडेड बाय द एक्सपोजर मेजर, कितना एक्सपोजर आपके पास, कितना आपका पैसा डूब सकता है, कितना हमने पैसा बांट रखा है, तो उसको मान लेते हैं 100। तो यहाँ पर हमारा लेवरेज रेशियो कितना परसेंट निकल कर आया, 4%। ठीक है जी, तो बोला ऐसे आपको दिखाना है कि कितना आपका लेवरेज, कितना लेवरेज आपके बैंक के ऊपर। द कैपिटल मेजर यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया, कैपिटल मेजर में क्या आएगा, द कैपिटल मेजर ऑफ लेवरेज रेशियो इज टीयर 1 की कैपिटल, टीयर 1 की कैपिटल की क्लैरिटी है हमें। अब बैंक टोटल एक्सपोजर मेजर, अब टोटल एक्सपोजर में क्या आएगा, बोला ऑन बैलेंस शीट जो भी आपको एक्सपोजर है, जितना आपका लो सर, एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर जितना आपने पैसा बांट रखा आपको पैसा नहीं मिलने वाला, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी, क्या पता इन्वेस्टमेंट रिटर्न ना दे, इन्वेस्टमेंट डूब जाए, वही तो एक्सपोजर है। ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपोजर, सिक्योरिटी फाइनेंस ट्रांजैक्शन, आपने कोई सिक्योरिटी को फाइनेंस करके पैसा दे रखा है वो वाले एक्सपोजर आ गए। साथ में ऑफ बैलेंस शीट के एक्सपोजर, आपने कोई गारंटीज दे रखी है, क्या कहते हैं, कुछ कंफर्मिंग लेटर होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो दे रखा है, ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है। ये सारे के सारे एक्सपोजर को ऐड करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में कैपिटल मेजर को चेक करा जाएगा। ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है ना, कैपिटल एडिक्वेसी के अलावा बोला हाँ ये भी रेशियो मेंटेन होनी चाहिए। हम तो रिस्क वेट के हिसाब से कर लेते हैं, बट टोटल एक्सपोजर के हिसाब से भी देखते हैं ना कि कितना आपके पास कैपिटल है, टोटल एक्सपोजर कितना, उसके रिगार्डिंग कितना कैपिटल है आपके पास टीयर 1 के। ठीक है, रिस्क वेटेज के अंदर, तो अगर रिस्क वेट ज्यादा, मतलब वेटेज रिस्क है ही नहीं, तो वो कम होता रहेगा। तो कैपिटल क्या कहते हैं, अगर रिस्क वेट अगर कम हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर वो बात नहीं बोली, यहाँ पर पूरे एक्सपोजर को लेकर आ गए। ठीक है,
द मिनिमम लेवरेज रेशियो शैल बी 4%। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैंक, बड़े बैंक है, टू बिग टू फेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे। तो आरबीआई टाइम टू टाइम नोटिफाई करता रहता है अगर कोई बड़ा बैंक हो जाता है। तो मिनिमम लेवरेज रेशियो बोला कि आपको ठीक है वो सारी कैपिटल एडिक्वेसी, पिलर 2 पिलर 3 वो तो मानना ही है, साथ में आपको ये लेवरेज रेशियो भी मेंटेन करनी है 4%। ये क्यों करा जा रहा है? ताकि हमारा बैंक सेफ रहे, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो पिलर है बैंक का, जिसके अंदर बड़े सारे लोग इन्वॉल्व है, बड़े सारे लोगों का पैसा है, वो सेफ रहे। ठीक है जी, तो बोला आपको 4% मेंटेन करनी है। और अदर बैंक्स को बोला डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, सिस्टम के लिए ठीक है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंपॉर्टेंट ही उतने, ये वाले कैटेगरी में नहीं आते, तो आपको 3.5% की लेवरेज को मेंटेन करना है। करेक्ट, ठीक है जी। हमारा कैपिटल कंजर्वेशन बफर आ गया, नई बात। हमारी लेवरेज रेशियो नई बात आ गई। अब एक और नया बफर आता है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, इसका क्या पर्पस है, ये क्या है? द एम ऑफ काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर regime is twofold। दो बातों को ध्यान रखते हैं। फर्स्टली, इट रिक्वायर्स बैंक टू बिल्ड अप बफर कैपिटल इन गुड टाइम्स। जब आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपका मतलब बैंकिंग सही चल रहा है। अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट है वो मतलब एक कंट्री के डेवलपमेंट की रिस्पेक्ट में सोचा गया जी। बात को करते हैं थोड़ा मैक्रो लेवल पे। अगर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो बैंक्स का क्या काम है? बैंक्स का काम है, देखो क्रेडिट रिस्क के हिसाब से अगर आप सोचोगे, तो बैंक है क्या, मार्केट के अंदर काम चल नहीं रहा, अब मैं लोन कम बांटता हूँ। बट आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? यार मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैसा डालो, मार्केट के अंदर पैसा रिलीज करो, तभी तो इकोनॉमी डेवलप होगी, ज्यादा ज्यादा मार्केट में पैसा आएगा तभी तो चर्निंग बढ़ेगी। तो इस केस की बात हम अगर कोविड से कंपेयर करें, तो कोविड के अंदर बिजनेसेस कम हो गए थे, बैंक बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि हम लोन बांटे, बट एक इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा ना मार्केट के अंदर। तो सेंट्रल बैंक आगे बढ़कर आया कि नहीं जी, हमें तो लोन देना है, बांटना है लोन, हमें इकोनॉमी को चलाना है। तो इस पर्टिकुलर बफर का रिलेशन भी उसी चीज से है। ठीक है जी, चलो जी पढ़ते लॉजिक समझेंगे क्या है। फर्स्टली, इन्होंने बोला कि आप एक बफर बनाओ अपने गुड टाइम्स के अंदर, विच मे बी यूज टू मेंटेन फ्लो ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर लॉसेस की बात नहीं कर रहे, फ्लो की बात करें, क्रेडिट का फ्लो नहीं रुकना चाहिए, पैसा मार्केट में आता रहना चाहिए। विच विल बी यूज टू मेंटेन फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द रियल सेक्टर इन डिफिकल्ट टाइम। कोविड बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तब पैसा चाहिए था लोगों को, तो गवर्नमेंट ने आके बोला हम पैसा देंगे, टेंशन मत लो, हम गारंटी दे रहे हैं, बैंक्स के थ्रू पैसा दिलवाया गया उनको, क्या आप बिजनेस करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकेंडली, it achieved the broader macro-prudential goal of restricting the bank sector from indiscriminate lending in the periods of excess credit growth that have been often associated with the building up of system-wide risk। जब सब बढ़िया चल रहा है, तब सारे के सारे बैंक लोन बांट रहे हैं, हाँ जी सब बैंक लोन, सब बैंक कह रहे हैं हाँ भी बढ़िया चल रहा है, पैसा मिल जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लोन बांट दो। तो यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग होती है। अगर एक इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट बैंक्स वहां पे दिक्कत करते पैसा देने में, वो ज्यादा क्रेडिट क्रेडिट देखते हैं, भाई ये तो क्रेडिट रिस्क है, पैसा डूबने के चांसेस हमारे ज्यादा है। पैसा ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे डूबा होगा, बट वो सारे के सारे रिस्क किसने लिए? कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला हमें तो इकोनॉमी चलानी है, मैक्रो लेवल पे हमें इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग नहीं करनी। लॉजिक समझ में आता है? तो यहाँ पर एक तरह की मैक्रो लेवल पे बात करेगी। चलो सर, लॉजिक थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। द CCCB काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर मे बी मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल ओनली। ये भी इक्विटी के लेवल पे रखा जाएगा, कॉमन इक्विटी के लेवल पे। एंड अमाउंट ऑफ CCCB मे वेरी फ्रॉम 0 to 2.5%। इसकी रेंज दे दी गई, कितना? 0 to 2.5% टोटल रिस्क वेटेड एसेट, RW के रिस्पेक्ट में आपको इतना मेंटेन करना है, 0 to 2.5%। The CCCB decision would normally be pre-announced with a lead time of 4 quarter। आरबीआई कह रहा है आप टेंशन मत लो, जब अगर हम आपको बोलेंगे ना आपको ये बफर बनाना है, हम ये अनाउंस कर देंगे, आपको 4 क्वार्टर, 1 साल का टाइम देंगे मेंटेन करने के लिए। हाउएवर, डिपेंडिंग अपॉन सीसीबी इंडिकेटर्स, अगर गवर्नमेंट को लगता है भाई जरूरत है, तो वो शॉर्ट टाइम के स्पैन में आपको करवा लेगी काम, कि हाँ भाई मेंटेन करो, पैसा है आपके पास तो मेंटेन करो, बांटो मत, आगे मार्केट में पैसा, अपना पैसा मतलब वो मत करो, अगर आपने ज्यादा इनकम कर ली तो उसको डिविडेंड्स के फॉर्म में बांटो मत, आप इस पैसे का बफर बनाओ, इसको हम यूज करेंगे जब क्या कहते हैं मार्केट सही से परफॉर्म नहीं करेगी। तो इसका अगर मेजर हम कैसे को चेक करने के लिए क्या है, क्रेडिट
टू जीडीपी का रेशियो। वाह वाह वाह, क्या नई टर्म और क्या लॉजिकल टर्म आई। इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट टू जीडीपी के रेशियो से मेजर करा गया कि मार्केट कितना जीडीपी है, उसमें कितना क्रेडिट रिलीज किया जा रहा है। जीडीपी अगर कम है तो उसका परसेंटेज मेंटेन होना चाहिए ना। द क्रेडिट टू जीडीपी गैप शैल बी द मेन इंडिकेटर। मतलब आपकी जीडीपी कितनी, उसमें क्रेडिट कितना फ्लो कर रहा है। जीडीपी अगर कम आ रही है तो क्रेडिट का फ्लो कितना है, वो कितना गैप है उसके अंदर, उसके बेसिस पे सीसीबी का फ्रेमवर्क बनाया गया। ठीक है जी, मेन इंडिकेटर है। ठीक है। द बैंक्स will be subject to a restriction on discretionary distribution। जो आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। क्या हो गए, डिविडेंड की पेमेंट होगी, शेयर बायबैक हो गया, आपके स्टाफ के बोनस पे आउट हो गए, इफ दे डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। अगर ये आप बफर नहीं मेंटेन कर रहे, बोनस के पेमेंट रुकवा देंगे, बायबैक रुकवा देंगे, डिविडेंड की पेमेंट रुकवा देंगे। ठीक है जी। विद एन एक्सटेंशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर, एज्यूमिंग अ कॉन्करेंट रिक्वायरमेंट। अगर हम देखें ऊपर भी हमारा कैपिटल कंजर्वेशन बफर था और एक ये नया आ गया काउंटर साइक्लिकल बफर सीसीसी भी आ गया। इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना उन्होंने कुछ ये क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप पैसा नहीं बांट पाओगे। तो इस रिस्पेक्ट में आपका ये टर्म्स को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, आप इन टर्म्स को भूल सकते हैं क्योंकि इस रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं, अगर कैपिटल कंजर्वेशन बफर तो 2% बोला गया, 2.5% था। अगर काउंटर साइक्लिकल जो बफर है वो 1% पे होगा तो ये वाली फिगर्स चेंज हो जाएंगी कि कितना आप पैसा बांट सकते हो, कितना आपको रिटर्न करना है। तो इसलिए आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद कर लो कि इसकी रेंज है 0 to 2.5% काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की, और इसका इंटेंट क्या है और इसको हम जीडीपी से क्यों मतलब मेजर करते हैं। ठीक है जी, तो ये बातें आपकी मोटी मोटी बातें हो गई। अब दो रेशियो एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पर, और दो बातें आएगी इस पर्टिकुलर बेजल में, और फिर बेजल कंप्लीट। तो यहाँ पर दो रेशियोज का बोला आपको ध्यान रखना है। एक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, शॉर्ट टर्म का पैसे अगर आपको रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। और साथ में बोला नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, कि आपको जो पैसा आगे सोर्सेस ऑफ फंड है आपके, मतलब नेट स्टेबल, आपको आगे पैसा क्या कहते हैं बांटना है, आपकी बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको बस पैसा आना भी चाहिए, सोर्सेज ऑफ फंड आपको पता होने चाहिए, सोर्सेज ऑफ फंड की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में शॉर्ट टर्म की बात करेंगे और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो में थोड़ा सा पीरियड को बढ़ा के मीडियम टर्म की बात करेंगे। द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो विल रिक्वायर बैंक टू होल्ड a buffer of high quality liquid assets sufficient to deal with the cash flow encountered in acute short term stress scenario as specified by supervisor। आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, कैपिटल बफर बना के रखना है। अगर लोग पैसा मांगने आ गए तो आप उसको लिक्विडेट करके फटाफट पैसा बांट दो। ऐसा ना हो कि आप बोले पैसा ही नहीं हमारे पास। द गोल इज टू एंश्योर बैंक हैव हाई लिक्विडिटी फॉर 30-day स्ट्रेस सिनेरियो इफ दे वर टू हैपन। ये 30 डे बैंक रन होता है ना, एक बैंक रन की टर्म होती है। क्या हो गया, किसी ने अफवाह फैला दी भी बैंक बंद होने वाला, बैंक फेल होने वाला है। ऐसा अगर बात करें तो बहुत पहले आईसीआईसीआई बैंक के लिए ऐसी एक अफवाह फैलाई थी। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या बोला, उसके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी थी, बैंक जनरली बंद हो जाते थे 5 बजे, पब्लिक डीलिंग बंद हो जाती थी। अब ये अफवाह फैला दी और आईसीआईसीआई बैंक को अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी थी। बोला जी हमारा बैंक फेल नहीं होगा, हमारे पास फुल लिक्विडिटी है। तो उसने अपने बैंक को बोला 7 बजे तक खोलो, जो पैसा मांगने आ रहा है, जितना पैसा मांगने आ रहा है दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये एक स्टेटमेंट है, हमारा बैंक फेल नहीं होने वाला। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने की बात बोलेगी कि आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए, हमारे और बैंक के रिस्पेक्ट में बोला गया। चलो, इसके अंदर क्या है, स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स आपके पास होने चाहिए। अगर कोई स्ट्रेस का पीरियड आ गया, लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, कोविड आ गया, लोग पैसे निकालने आ रहे हैं, अभी हमें घर का खर्चा करना है, क्या कहते हैं खाना पीने के लिए, राशन के लिए पैसा चाहिए, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप स्ट्रेस सिनेरियो में उस पैसे को बांट सके। ठीक है, सारा का सारा पैसा आपको लेंड नहीं कर देना, पैसा होना भी चाहिए देने के लिए। ठीक है, तो आपको मेंटेन करना है स्टॉक ऑफ हाई लिक्विडिटी एसेट्स, और किसके मतलब कंपैरिजन में, टोटल नेट कैश फ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। अगले 30 दिन में कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है कैपिटल का, उसका 100%। 30 डे का स्ट्रेस सिनेरियो हो सकता है आपके पास, उस 30 डेज के जितना आपके पास लिक्विड एसेट्स होने जरूरी है। बात समझते हैं, तो इसको हम कैसे समझेंगे, अगले 30 दिन स्ट्रेस का पीरियड है, लोग पैसे मांगने आएंगे, पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या लिक्विड एसेट है, कितने होने चाहिए, उस 30 डेज के रिस्पेक्ट में 100%। 100% समझ में आती है बात। ऐसे आया
नेट स्टेबल, अच्छा लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म की बात करें, 30 दिन की बात करें, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एक और टर्म आई गई, रिक्वायर्स बैंक टू मेंटेन अ स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल, सोर्सेज पैसे का सोर्स होना चाहिए आपके पास इन रिलेशन टू कॉम्पोजिशन ऑफ देयर एसेट्स। जो भी बैंक्स ने लोन बांट रखे हैं, बैंक ने जो लोन बांट रखे हैं बैंक के लिए वो असेट है यार, कंफ्यूज मत होना, बैंक ने जो लोन बांट रखे हैं वो बैंक के लिए असेट है ना। तो उन्होंने बोला आपको फंडिंग, जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है उसका एक सोर्स होना चाहिए, स्टेबल फंडिंग सोर्स होना चाहिए, स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो आपने लोन बांट रखे हैं, ठीक है जी, और साथ में आपके कोई ऑफ बैलेंस शीट का एक्सपोजर है, मतलब कोई गारंटीज वगैरह दे रखी, कोई इन्वोक करते पैसा देना पड़ जाएगा ना। तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो रिक्वायर्स बैंक टू फंड देयर एक्टिविटीज थ्रू स्टेबल सोर्स ऑफ फंड ओवर रिलायबल, मतलब 1 साल के लिए बात बोला गया कि रिलायबल ओवर 1 ईयर होराइजन, आपके पास पैसे का सोर्स होना चाहिए कि हाँ यहाँ से मेरे को पैसा आने वाला है, स्टेबल फंड आने वाले, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं इस पैसे को लेके क्या कहते हैं यूज कर लूंगा। जो लिक्विडिटी की बात है तो वो क्या बोलता है, लिक्विड एसेट में पैसे को रखो, और ये क्या बोलता है, आपको आगे पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो क्या आपके पास कोई सोर्स है पैसे आने का, पैसा आएगा भी तो सही, तो सोर्स भी होना चाहिए। तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो सोर्स के बारे में बात करती है। A stable funding structure is intended to reduce the likelihood that disruption to a bank regular source of funding will erode its liquidity position। आपके पास अगर वो सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं होगी तो वो लिक्विडिटी पे इंपैक्ट करेगा ना, पैसा आ नहीं रहा बट पैसा जा रहा है, तो लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी। A sustainable funding structure is intended to reduce the likelihood that disruptions to bank regular source of funding will erode its liquidity position in a way that would increase the risk of its failure। तो अगर आपके पास कोई स्टेबल फंडिंग का सोर्स होगा तो फेलियर की तरफ नहीं जाओगे आप, ठीक है जी। तो क्या है ये, रिक्वायर्ड फंडिंग रेशियोज के बारे में बोला कि जितनी रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग है कितनी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, 100%। इसके बारे में हम और डीप में नहीं जा रहे कि रिक्वायर्ड फंडिंग कितनी होती है, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग का रिक्वायरमेंट कितना होता है उसमें नहीं जा रहे, बस ये है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो आपको क्या मेंटेन करना है, 100% का ओवर द, ये एक सोर्स ऑफ फंड है जो रिलायबल हो, और ये क्या कहते हैं ओवर द वन पीरियड ऑफ ईयर, क्या कहाँ पे आपको पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, आपके एसेट्स है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, उसको मीट करने के लिए आपके पास एक सोर्स ऑफ फंड है। तो वही यही इसका मतलब है। तो आपके बेसल 3 का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। ओके टाटा, बाय बाय।